नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग सभी को। चलिए आ जाओ फटाफट से। लाइव क्लास यहाँ पे आज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं दोस्तों, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड तक, जहाँ पर भी आप वीडियो को शेयर कर सको। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, राजस्थान की झीलों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको मेरे पीछे यहाँ पे टॉपिक दिख ही रहा होगा। सभी को गुड इवनिंग, हाय, हेलो। चलिए रीजनिंग की क्लास भी आपकी लगा देंगे। टाइम शेड्यूल कर रहे हैं कि किस टाइम आपकी जो रीजनिंग क्लास है वो लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा है राजस्थान की झीलें के बारे में हम पढ़ने वाले। जितने भी झीलें हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुआ था, आप सभी ने काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया है। हम यानी कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बच्चे डाउनलोड कर लेंगे और इतने सारे बच्चे हमारे कोर्स को परचेस कर लेंगे। ये आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्यार दिखाया है। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कोर्स परचेस किया है, यानी कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमारी उम्मीद से ज़्यादा आप खरे उतरे हो। ठीक है, तो प्राइस तो हमने पहले ही यहाँ पे बहुत कम रखी थी बच्चों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं कोर्स खरीद सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा को हम यहाँ पे बेच रहे हैं, ऐसा भी हम काम नहीं कर रहे हैं। ये तो जो हमारी टीचर की जो इनकम होती है वही इनमें कट पाती है, यानी कि निकल पाती है। चलिए, तो राजस्थान की झीलें पढ़ने वाले काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। एंड काफ़ी यानी कि क्लास जो हमारा माहौल रहता है उसी क्लास के माहौल को यहाँ पे मैं आपको अभी बनाऊंगा यहाँ पे थोड़ी देर में, और अच्छे से दोस्तों आपको समझाऊंगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। राजस्थान की झीलें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कितनी झीलें हमारे राजस्थान में और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उस टॉपिक के बाद में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा कि इससे टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा मैटर मैं आपको तैयार कर दूंगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो को देख के तो बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो। नोट्स बना सकते हो दोस्तों, काफी अच्छे मैं आपको नोट्स तैयार कराने वाला हूँ। ठीक है, तो राजस्थान की झीलें, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए गुड इवनिंग सभी को, हाय, हेलो, राम राम भाई, राम राम। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम यह बात करते हैं झीलों के अध्ययन के बारे में। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो झीलों के अध्ययन को दोस्तों लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अपने राजस्थान की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो राजस्थान में झीलों को दो भागों में बांटा गया है। और भाग कौन कौन से, एक तो खारे पानी की झीलें अपने राजस्थान में पाई जाती है, और दूसरी जो है वो मीठी पानी की झीलें अपने राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है खारे पानी की झीलों में से। ठीक है, क्योंकि खारे पानी की झीलें अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और खारे पानी की जो झीलें हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनको सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है। और जितनी भी आएगी वो क्या हो जाएगी, मीठी पानी की झील हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या करना है, पहले ही खारे पानी की झीलों को याद कर लो, मीठे की ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों लवणता के आधार पर अपने भारत यानी कि अपने राजस्थान में लवणता के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है, यानी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, खारे पानी की झीलें पढ़ने वाले हैं। खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान की झीलों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। और राजस्थान की झीलों के यानी कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये देख लो, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए ये बात है जो आपको बता दी है। ठीक है, तो झीलों के जो अध्ययन होता है दोस्तों इसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने राजस्थान में यानी कि झीलों को यानी कि लवणता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो झीलों को दोस्तों लवणता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। लवणता क्या होती है, नमक होता है। ठीक है, लवणता क्या होती है, नमक का प्रकार होता है। एंड लवणता के आधार यानी कि नमक के आधार पर क्या है, दो भागों में बांटा गया, यानी कि खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो कौन कौन सी झीलें अपने राजस्थान में पाई जाती है, एक तो पहली जो हमारी है वो जाएगी खारे पानी की झीलें। ठीक है, और दूसरी जो है दोस्तों कौन सी हो जाएगी, मीठी पानी की झीलें। ठीक है, यानी कि मीठी झीलें ऐसे लिख लो। ठीक है, तो खारी और मीठी दो झीलें अपने राजस्थान में पाई जाती है। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, मीठे यानी कि नहीं, मीठे तो नहीं है दोस्तों, खारी झीलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर खारे पानी की जो झीलें अगर आपको याद होगी तो समझो आपको बहुत कुछ यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है आज खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और खारे पानी की जो झीलें हैं
इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, जो टॉपर्स नोट्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे की पहचान यही होती है, वो क्या करता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो पढ़ना पसंद करता है, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। आप अगर बुक पढ़ रहे हो तो बुक में कचरा बहुत आता है, हाँ, लेकिन वो कचरों से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो है वो फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और उन फैक्टों के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में आने वाली बातें ही मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले भाई, हम खारे पानी की झीलें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि खारे पानी की जो झीलें हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, खारे पानी की झीलें अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसकी एक ट्रिक होती है, और उस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या है, खारे पानी की झील याद होगी। अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो सिंपल सी बात है कि आपको खारे पानी की झील याद होगी, ठीक है। एंड वो एक ही ट्रिक है जो आपको भी पता है और मुझे पता है, क्योंकि ये ट्रिक है काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो सभी को पता है कि खारे पानी की जो झीलें होती है उसका ट्रिक क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ये क्या है दोस्तों, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये खारे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक है। तो सिंपल सी बात है, आपको आराम से ये क्या है याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको ट्रिक याद हो जाएगी, और सभी बच्चों को लगभग याद ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे क्या हो जाएगी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रे भी आ जाएगा, ठीक है। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब यहाँ पे जो चीजें हैं दोस्तों आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी। चलिए, तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इससे सा से हमारा क्या हो जाएगा, सांबर हो जाएगा। एक बार यहाँ पे देख लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सा से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सांबर हो जाएगा। डी से हमारा क्या हो जाएगा, डींडवाना हो जाएगा। का से हमारा क्या हो जाएगा, कावोद झील हो जाएगी, जो कावोद झील है, ठीक है। जो कावोद झील यहाँ पे लिख दो, कावोद झील हो जाएगी। इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डींडवाना, ताकि आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे, डींडवाना, ठीक है। चलिए, इससे क्या हो जाएगा, हमारे से हो जाएगा सांबर झील। चलिए, तो साड़ी सा से हमारा क्या हो जाएगा, सांबर हो जाएगा। डी से हमारा क्या हो जाएगा, डींडवाना हो जाएगा। एंड का से हमारा क्या हो जाएगा, कावद हो जाएगा। एंड दोस्तों प से हमारा क्या हो जाएगा, पंच भद्रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पंच पदरा, ये हमारी झील हो जाएगी खारे पानी की। लू से हमारा क्या हो जाएगा, लूण करण सर, ठीक है, ये हमारा लूण करण सर हो जाएगा। को से हमारा क्या होगा, कुचामण हो जाएगा। इससे क्या होगा, कुचामण झील हो जाएगा, ठीक है। ता से हमारा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ता से ताल छापर हो जाएगा, ठीक है। ता से हमारा क्या होगा, ताल छापर झील हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा, फलोदी। और डे से हमारा क्या हो जाएगा, डेगाना। डेगाना कहां पर है, नागौर में है। और रे से हमारा क्या हो जाएगा, रेवासा, ठीक है। रे से हमारा क्या हो जाएगा, रेवासा हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारी क्या है, यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, जिनके नाम दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। मैं एक बार भी यहाँ पे बोल के आपको बता दूंगा, ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे खारे पानी की झीलें हैं। और ये ट्रिक जो है सभी को याद है, लेकिन ट्रिक में आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी झीलें होती है। तो सा से हमारे क्या हो जाएगी, सांबर झील है। सांबर झील कहां पर है, जयपुर में है, जो कि अपने राजस्थान की सॉरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाएगी कौन सी, सांबर, खारे पानी में अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद डेगाना हो जाएगा हमारे पास, कावोद हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पंचपदरा हो जाएगा। लू से क्या हो जाएगा, लूणकरण सर झील हो जाएगा। एंड कु से हमारा क्या हो जाएगा, कुचामण हो जाएगा। ता से हमारे पास क्या हो जाएगा, ताल छापर हो जाएगा। और फा से क्या हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। एंड डे से क्या हो जाएगा, डेगाना हो जाएगा, डेगाना नागौर में है। और रे से क्या हो जाएगा, रेवासा हो जाएगा। रेवासा कहाँ पर है, सीकर में। ये सब आपको नॉर्मल है, आपको जब पढ़ाऊंगा डिटेल से तब आपको आराम से बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्या है, खारे पानी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सांबर झील को पढ़ेंगे कि सांबर जो झील है इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो आज दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सांबर झील हमारी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या है,
क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डींडवाड़ा को पढ़ लेंगे, क्योंकि डींडवाड़ा में से भी क्या है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक आज हम क्या करेंगे, पंचपदरा के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 3 झीलें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और आज हम दोस्तों इन्हीं झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 झीलें हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनको क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, एंड सिर्फ ये पूछेगा कि कुचामन झील कहाँ पर है, बस इतना सा पूछेगा। आपको पता है कुचामन कहाँ पर, नागौर में, डेगाना कहाँ पर, नागौर में, फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर में है, तालचा पर कहाँ पर है, चूरू में है, और काबुद कहाँ पर है, ये भी आपको आराम से पूछेगा, ठीक है। पंचभद्रा, डीडवाड़ा, सांभर, इनके बारे में दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। बस 3 की ही झीलें, क्या थोड़ा हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी जो झील है हमारी खारे पानी की वो सांभर है, और उसके बारे में जो डिटेल है वो भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि सबसे बड़ी झील है हमारी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इनको मैं मिटा देता हूँ, एंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, सांभर झील के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, और सांभर झील के बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ये आपको याद हो गया। अपने राजस्थान में झीलों को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, यानी कि लवणता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। लवणता के आधार पर एक तो खारी झील हो जाएगी और एक मीठी झील हो जाएगी, ठीक है। ट्रिक जो है दोस्तों, आपको ट्रिक यहाँ पे देखनी है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास ट्रिक थी कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ठीक है। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। सा से हमारे पास क्या हो जाएगा, सांभर हो जाएगा, ठीक है। डी से हमारे पास डेगाना हो जाएगा, कावोद हो जाएगा, पंचपदरा है, लूणसरण है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ट्रिक हो जाएगी, और आपको झीलें हैं वो याद होगी, ठीक है। अगर आपको ये भी याद है तो दोस्तों आपको बहुत कुछ याद हो गया, ये समझ लो, ठीक है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो समझ लो दोस्तों आपको बहुत कुछ यहाँ पर याद हो गया, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहना, वीडियो को, ठीक है, सपोर्ट दिखाते रहना। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे सांभर झील के बारे में, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, सांभर हम पढ़ रहे हैं, तो भाई सांभर कहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सांभर कहां पर हमारी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ठीक है। तो सांभर जो झील का मेन जो हिस्सा है वो फुलेरा में, ठीक है। फुलेरा जो गांव है यहाँ पे फुलेरा में है, और फुलेरा कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। चलिए, तो एक तो दोस्तों हमारे पास इसका जो सांभर जो झील है, ये मैं आपको बता दूं कि जो सांभर झील है ये 3 जिलों में फैली हुई है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा ये फैली हुई है तो फुलेरा जयपुर में फैली हुई है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड जो जिला आता है वो आता है हमारे पास कौन सा, अजमेर, ठीक है। अजमेर में भी इसका हिस्सा है। और जो तीसरा हमारे पास आता है वो आता है नागौर, ठीक है। तो नागौर में भी क्या है, इस झील का हिस्सा है। तो सिंपल सी बात है कि जो ये हमारे सांभर जो झील है वो 3 झीलों में यहाँ पर हो जाएगी। कहां पर, जयपुर में, दूसरी कहां पर है, अजमेर में है, और ये नागौर में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे इस झील को यहाँ पे बना देता हूं। तो मान लीजिए भाई ये मेन हिस्सा यहाँ पर नहीं है झील का, ये सिर्फ झील हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, सांभर झील हमारी हो जाएगी। और इसका जो मेन जो हिस्सा है वो कहां पर है, चलिए, तो ये जो हिस्सा है दोस्तों ये कहां पर हो जाएगा, जयपुर में हमारा हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं जयपुर। ये जो हिस्सा है हमारा हो जाएगा अजमेर में, ठीक है। और ये जो हमारा जिला है यानी कि ये हो जाएगा नागौर, ठीक है। तो ये बात आपको याद होगी। यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी, सांभर झील हो जाएगी, ठीक है। सभी को यहाँ पे सांभर झील दिख रही है। तो भाई 3 जिलों में दोस्तों इसका क्या है, विस्तार है। मैं आपको बता दूं कि भारत की ये सबसे बड़ी यानी कि दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसके विस्तार के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अगर दोस्तों हम इसके क्षेत्रफल की यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भाई क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो अलग अलग गाइड में अलग अलग दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी गाइड में आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा 256 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 256 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं गाइड में दोस्तों आपको 500 वर्ग किलोमीटर भी इसका क्या है वो क्षेत्र देखने को मिलता है। लेकिन जो है वो इंपोर्टेंट कौन सा है, ऊपर वाला इंपोर्टेंट है। कहीं कहीं गाइड में आपको 150 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये इसका क्षेत्रफल अलग अलग गाइडों में मैंने देखा है कि अलग अलग गाइडों में अलग अलग क्षेत्रफल इसका दे रखा है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरी मानो तो 256 सही हो जाएगा। और फिर ऑप्शन के ऊपर है कि कौन सा ऑप्शन वहां पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो ध्यान रखना, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो 256 ही इसका सही होगा। कभी कभी गाइड में 500 वर्ग किलोमीटर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और 150 वर्ग किलोमीटर भी आपको दिख रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये है, मैं तीनों आपको यहाँ पे लिखा दिए, तो आपके हिसाब से देख लेना कि कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्षेत्रफल की बात कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट है वो 256 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल की हम बात कर चुके हैं। 3 जिलों में है जो यहाँ पे क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो खारे पानी की जो झील है, सबसे बड़ी झील है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी हमारी, यानी कि राजस्थान, भारत की सबसे बड़ी खारे यानी कि दूसरी जो सबसे बड़ी झील है हमारी, वो कौन सी हो जाएगी, सांबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मली बोल दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि जो सांबर झील है, सांबर झील के पास दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सांबर झील के पास में एक मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाकंभरी हो जाएगा, ठीक है। शाकंभरी माता जी का क्या यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, मंदिर बना हुआ है। और आप सभी को पता है कि शाकंभरी जो माता है वो कौन है, चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। शाकंभरी जो माता है वो चौहानों की क्या है, कुल देवी है। अब चौहानों की कुल देवी भाई ऐसे नहीं है कि सर मैंने तो पढ़ा कि चौहानों की कुल देवी जीन माता है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है वो सांबर के चौहान है, यहाँ की क्या है दोस्तों, यानी कि जो सांबर के चौहान है इनकी कुल देवी, ठीक है। तो सांबर के जो चौहान है इनकी कुल देवी कौन सी हो जाएगी, तो इनकी कुल देवी है शाकंभरी माता, ठीक है। ये याद कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि जो शाकंभरी माता है इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो शाकंभरी माता है इसको तीर्थों की नानी भी यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भारत में सबसे पुरानी जो यानी कि माता जी है वो यही थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो सबसे पुरानी माता जी है वो यही थी। तो इनको क्या कहा जाता है, नानी कहा जाता है, ठीक है। तो तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है भाई, तीर्थों की नानी इसको कहा जाता है, ठीक है। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है। तीर्थों की नानी किस देवी को कहा जाता है, तो भाई शाकंभरी माता को कहा जाता है। और देवी यानी तीर्थ भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। कहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं, देव यानी तीर्थ कहां पर है, ठीक है। देव यानी जो तीर्थ है वो कहां पर है, तो भाई देवयानी तीर्थ यहाँ पर है, ठीक है। आपने सुना होगा कि देवयानी जो तीर्थ है वो कहां पर है, तो भाई देवयानी जो तीर्थ है दोस्तों वो यहाँ पर है, यानी कि जयपुर जो झील है इसके पास में ही है। और ये देवयानी जो तीर्थ है इसी को क्या कहा जाता है, शाकंभरी माता का मंदिर कहा जाता है। और तीर्थों की नानी भी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि शाकंभरी माता हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बात है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो शाकंभरी माता का मंदिर है वो चौहानों की कुल देवी है, और मंदिर कहाँ पर बना हुआ है भाई, सांबर झील के नजदीक में बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सांबर झील है इसके निर्माता कौन है, ठीक है। निर्माता की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, निर्माता। तो भाई इसका जो निर्माता है वो कौन है, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव इसके क्या है दोस्तों, निर्माता हो जाएंगे, किसके अनुसार, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है। बिजोलिया शिला लेख के अनुसार, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माता है वो कौन हो जाएगा, तो वासुदेव चौहान इसके निर्माता हो जाएंगे, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, सुनो यहाँ पे ध्यान देना कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील है इसका निर्माता कौन है, तो भाई वासुदेव है, ठीक है। वासुदेव जो है वो शाकंभर, यहाँ पे शाकंभर में यहाँ पे रहते थे। तो इन्हीं की ही क्या है, जो वासुदेव ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे चौहान थे, ठीक है। और चौहानों की जो कुल देवी है, यानी कि जो शाकंभरी चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन सी है, शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता को क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। और तीर्थों की नानी को भी क्या कहा जाता है, देवयानी तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे फालतू चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे याद रह जाए, ठीक है। क्षेत्रफल की भाई हमने यहाँ पे क्या क्या क्षेत्रफल की दोस्तों हमने यहाँ पे बात कर ली। और अब ध्यान रखना कि बेस्ट से जो 2018 है शायद, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक या तो 19 में या फिर 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सांबर झील में कितनी नदियां आके मिलती है, ठीक है। कितनी नदियां आकर मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों हमारा क्या था, ये बीएसटी से एग्जाम का क्वेश्चन है, बीएसटी से में पूछा गया था। बीएसटी से या तो 2018 में पूछा गया हो, ये आप कंफर्म कर लेना, या 2018 में शायद आई थिंक ये पूछा गया था, या फिर 2019 में पूछा गया था। मुझे इतना यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, शायद आई थिंक 2018 में पूछा गया हो। एक बार 2019 में पेपर चेक कर लेना, या फिर 2018 चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि सांबर जो झील है
इसमें कितनी नदियां आकर मिलती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था 1 2 3 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सांबर झील में कितनी नदियां आकर मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 नदियां आकर मिलती है। ठीक है, जो सांबर झील है इसमें 4 नदियां आकर मिलती है, और जो 4 नदियां है आंतरिक प्रवाह की नदियां है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह भाई क्या होता है, तो दोस्तों आंतरिक जो प्रवाह है उसकी नदियां हैं, ये चारों ही जो नदियां हैं वो कहां पर आके मिलेगी, सांबर झील में आके मिलेगी। और जो सांबर झील है इसमें 4 नदियां आके मिलती है, और ये चारों ही नदियां क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह क्या होता है, यानी कि जो बारिश का जो मौसम होता है उसी में ये बहती है, अन्यथा ये नहीं बहती है। ठीक है, यानी जब बारिश पड़ेगी तब नदी में पानी आ जाएगा, और जब गर्मी आएगी तब नदी का पानी है वो सूख जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। जैसे कि गग्गा नदी है, अब गग्गा नदी में अगर बारिश पड़ती है तो गग्गा नदी में पानी आता है, वरना पानी नहीं आता है गर्मी में। तो गग्गर क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। वैसे ही जो चारों जो नदियां हैं ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की नदियां मानी जाती है। ठीक है, चलिए भाई आपका यहाँ पे बहुत प्यार आ रहा है, तो यार वीडियो को भी लाइक वाइक करते रहो, मुझे पसंद आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए, तो वो कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों जो सांबर झील में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए, तो कौन कौन सी नदियां यहाँ पे आएगी, देखो एक नदी जो है वो यहाँ से आती है उत्तर में, और उस नदी का नाम है मेंथा। ठीक है, सभी को दिख रहा है यहाँ तक। चलिए, मेंथा नदी आ जाएगी। एक नदी जो है दोस्तों यहाँ पर आती है खारी। ठीक है, खारी नदी इसमें आकर गिरती है। और एक जो नदी है दिख रहा है, चलिए कहां पर लिखता हूं इसको, यहां पर लिखते हैं खंडेला। और एक जो नदी है वो दक्षिणी तरफ आएगी, इसका नाम क्या है, रूपनगढ़। तो मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं यहाँ पर कि जो हमारे यानी कि उत्तर की दिशा में जो नदियां आएगी, एक तो नदी है मेंथा नदी दोस्तों हमारी हो जाएगी। उसके बाद खारी नदी है, वो भी सांबर झील में आकर दोस्तों यहाँ पे क्या करती है, गिरती है। उसके बाद है खंडेला नदी। खंडेला नदी भी जो है वो हमारी क्या है, सांबर में गिरती है। और दक्षिण की तरफ से मात्र एक नदी आती है, और उस नदी का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, रूपनगढ़। ये हमारे 4 नदियां ऐसी हो जाएगी जो कि कहां पर आके गिरेगी दोस्तों, सांबर झील में आकर गिरेगी। ठीक है, सांबर झील का अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल की यहाँ पे बात करते हैं तो हमने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ से इसकी जो लंबाई चौड़ाई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों इसको देखना यहाँ पे कि जो हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो तो यहाँ पे कुल मानी जाती है 32 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 32 किलोमीटर हमारी हो जाएगी। ठीक है, 32 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे इसका चौड़ाई हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो यहाँ से जो हमारे यहाँ पे ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका अगर हम यहाँ पे नापते हैं तो यहाँ पे 3 से और 12 किलोमीटर का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई में यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अगर इसको यहाँ पे देख लो, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि 3 से यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ से 3 से 12 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई वो ऐसे यहाँ पे पूछी जाएगी। इसका ऐसा होगा, ऐसे समझो आप इसको। चलिए, तो ये तो दोस्तों यहाँ पे कितना होता है, 3 से 12 किलोमीटर, तो ये वाला हो जाएगा। और ये जो है वो यहाँ पे चौड़ा होता है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि जो 3 से 12 किलोमीटर हमारा ऐसा हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे चौड़ा चलेगा वो चलेगा दोस्तों हमारा 32 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ नॉर्मल सा मैंने आपको बता दिया है। इसका सिर्फ आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और क्षेत्रफल दोस्तों आपका 256 वर्ग किलोमीटर का क्या है, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 नदी की हमने यहाँ पे बात कर ली है। 4 नदियां कौन कौन सी होती है, तो मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, 4 नदियां हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ये जो झील है वो खारे पानी की झील है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये खारे पानी की झील है तो यहाँ से क्या है दोस्तों, नमक उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से नमक 2 पद्धति के द्वारा यहाँ पे नमक उत्पादन किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ से मिटाते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि 2 तरीके से इस झील में क्या है, नमक उत्पादित किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके से इस झील में नमक उत्पादन करेंगे। जो पहला जो तरीका है वो हमारा हो जाएगा क्यारी पद्धति से। ठीक है, पहला जो तरीका है वो है क्यारी पद्धति से। दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें नमक उत्पादित किया जाता है। ठीक है, क्यारी पद्धति क्या होती है, तो मान लो जैसे कि ये हमारी क्या होगी, झील होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, झील होगी, और इस झील में क्या है, छोटी छोटी क्यारियां बनाई दी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये हमारी छोटी छोटी क्या है, क्यारियां बनाई दी जाती है। और इस प्रकार से जो हमारी क्यारियां बनेगी, अगर जो गांव के बच्चे हैं वो जानते हैं कि क्यारियां क्या होती है। तो जैसे कि ये जो डब्बा बना, ठीक है, ये जो हमारा डब्बा बना, इस डब्बे में यहाँ पे क्या है, नमक उत्पादित किया जाता है, इस डब्बे में भी नमक उत्पादन किया जाता है। लेकिन क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियां का मतलब होता है जैसे अपन कभी आप कभी ना खेत देखा हो, तो खेत के बीच बीच में जो हम छोटी छोटी डोली टाइप बनाते हैं, डोली, ठीक है, समझ गए आप, गांव के जो बच्चे हैं वो समझ जाएंगे आराम से। यानी कि डोली यानी क्यारियां बनाई जाती है, यानी कि मिट्टी से छोटी छोटी डोलियां बनाई दी जाती है खेतों में, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो होती है बीच में ये जो चौकोर होगा, इसमें क्या है, नमक हम यहाँ पे उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो क्यारी पद्धति से दोस्तों इसमें क्या है, नमक उत्पादित किया जाता है, ठीक है। क्यारी पद्धति से इसमें क्या करेंगे, नमक उत्पादित करेंगे। और एक है जो वायु प्रवाह से, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, वायु प्रवाह से, यानी कि जो हवा का जो प्रवाह होता है उससे भी दोस्तों क्या है, इसमें नमक उत्पादित किया जाता है। और जो ये वायु का प्रवाह है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ता विधि बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ता विधि कहा जाता है, ठीक है। तो रेस्ता विधि से हम क्या करते हैं, रेस्ता विधि यानी कि जो वायु के प्रवाह से हम नमक तैयार करते हैं। तो वायु के प्रवाह से जब हम नमक तैयार करेंगे इस झील में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रेस्ता विधि कहा जाता है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, रेस्ता विधि कहेंगे। और जो छोटी छोटी जो क्यारियां बनाई जाती है, यानी कि जो नमक तैयार किया जाता है क्यारे बना के, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यारी पद्धति बोलते हैं। इससे क्या है दोस्तों, यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है इन दो पद्धतियों से, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, इनको भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इस झील में जो है, वो इस झील में एक शैवाल यहाँ पे पाया जाता है। और उस शैवाल का जो नाम है, उस शैवाल का नाम यहाँ पे देख लो, स्पाइरुला, ठीक है। कहाँ पर लिखो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, चलिए तो इसको पूरे यहाँ पे मिटाते हैं, रूपनगढ़ हमारी वो हो जाएगी वहां पे। चलिए देखो, इसमें एक शैवाल यहाँ पे पाया जाता है और उस शैवाल का जो नाम है वो है, उस शैवाल का नाम आपको याद रखना है, स्पाइरुला, ठीक है। इसको हटा देंगे, स्पाइरुला शैवाल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्पाइरुला शैवाल इस झील में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद करना है, आपका एग्जाम में वरना नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा एग्जाम में यहाँ पे दे रहे हो तो शायद आई थिंक पूछ ले, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि स्पाइरुला जो शैवाल है वो किस झील में पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, ये जो झील है सांबर झील, इसमें क्या है, हमारा स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है। और इसमें जो प्रोटीन जो होता है वो 65% क्या है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन कितना पाया जाएगा इसमें, 65% इसमें क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कौन से शैवाल में, स्पाइरुला शैवाल में 65% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि कहां पर है, पाया जाता है ये सांबर झील के अंतर्गत पाया जाता है। इसी झील में जब यहां पर दोस्तों, इसी झील में यहाँ पर नमक का उत्पादन होगा, तो यहां पर क्या बनाया गया था वो देखो, यहां पर हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। यहां पर क्या है, आपको पता है कि यहां पर नमक उत्पादन हो रहा है। और यहां पर जब नमक दोस्तों उत्पादन हो रहा है, तो यहां पर हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना की गई थी भाई सांबर झील के किनारे पर, ठीक है। और ये जो सांबर झील है, इसमें हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जब कंपनी की स्थापना हो चुकी है और यहाँ पर क्या है, क्यारी पद्धति से एंड जो वायु प्रवाह की पद्धति से यहाँ पे नमक तैयार हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस झील को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि काफी अच्छी यहाँ पे झील है, काफी बड़ी झील है। तो यहाँ पर क्या है, पर्यटन विभाग में यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। तो जो पर्यटन विभाग है दोस्तों, उसका नाम क्या है, रामसर, यहाँ पर क्या है, साइट यहाँ पे स्थापित किया गया था। और जो इसी के पास में, यहाँ पर झील के पास में एक रामसर, यहाँ पे देख लेना, रामसर साइट, ठीक है। रामसर साइट जो कब यहाँ पे स्थापित किया गया था, 1990 में स्थापित किया गया था। और ये कहां पर किया गया था दोस्तों, सांबर झील के किनारे पर किया गया था, ठीक है। और इसी के पास में ये जो कंपनी है वो स्थापित की गई थी, हिंदुस्तान साल्ट कंपनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नमक उत्पादन होता है। और इसमें भारत का कुल 80.7 यानी कि 8.7% नमक उत्पादन होता है, ठीक है। भारत का, यहां पर लिखता हूं मैं, भारत का कुल 8.7% नमक उत्पादन होता है इस झील से, केवल इस झील से
भारत का कुल 8.7 नमक उत्पादन होता है, ठीक है। और इसी के पास में दोस्तों हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना की गई, क्योंकि जो सर्वाधिक जो नमक है वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पर्यटन स्थल या जो पर्यटन, सिंपल सी बात है कि पर्यटन आएंगे तो यहाँ पे पर्यटन स्थल एक यहाँ पे बनाया गया था, और उस पर्यटन स्थल का नाम क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, यहाँ पे 1990 में दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। और यहाँ पर एक साल्ट म्यूजियम भी बनाया गया था, यानी नमक का जो म्यूजियम होता है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर एक साल्ट म्यूजियम है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, और यहाँ पर देखो साल्ट म्यूजियम, ठीक है, सही है, म्यूजियम। चलिए, तो इसी के किनारे पर दोस्तों यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, साल्ट म्यूजियम बनाया गया है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, यहाँ पे 1870 में की गई थी। एक साल्ट म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है, और इस झील के किनारे पर 1870 में, सन याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साल्ट म्यूजियम बनाया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान जो साल्ट कंपनी है उसकी स्थापना 1964 में यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और ये जो बातें हैं मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको पता है कि जो दादू दयाल जी है, उसको भी यहाँ पे देख लो, जो दादू दयाल जी हैं, यानी कि जो हमारे संत है दादू दयाल जी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो दादू दयाल जी जो हमारे संत है, उन्होंने भी यहाँ पर बैठ के जो अपने यहाँ पे यानी कि जो अपने ग्रंथ है वो यहाँ पे लिखे थे। उसके बाद जो एक कुरंजा पक्षी है, एक पक्षी आता है कुरंजा पक्षी, और जो दोस्तों जो कुरंजा पक्षी है वो भी इस झील में पाया जाता है, ठीक है। कुरंजा जो पक्षी है वो यहाँ पर पाया जाता है, इस झील के पास देखा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो कुरंजा पक्षी है उसके बारे में तो आपने सुना होगा, कुरंजा जो पक्षी है वो याद का प्रतीक होता है, यानी कि जो विरह जो प्रेमी होता है, यानी कि जो प्रेमी होता है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ बता दूंगा। फिलहाल ये इसको यहाँ पे मिलाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं इसके, थोड़ा बहुत अभी छूटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करते हैं, इसको मैं मिलाता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए देखो, हम यहाँ पे बात करते हैं कुरंजा पक्षी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक पक्षी पाया जाता है किस झील में, सांबर झील में, ठीक है। तो कुरंजा पक्षी हमें क्या है यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। इस झील के किनारे, यानी कि जो सांबर झील है, इस झील के किनारे हमें कुरंजा पक्षी देखा जा सकता है। और जो कुरंजा पक्षी है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो देखो, ये जो कुरंजा पक्षी है ये विरह का प्रतीक होता है, ठीक है। किसका प्रतीक होता है, विरह का, विरह का ये क्या होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। विरह क्या होता है, यानी कि जो प्रेमी है वो अपने प्रेमी की याद में इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको बोलते हैं विरह, है ना। यानी कि विरह क्या होता है वो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। यानी कि जो प्रेमी होता है, जो प्रेमी है वो अपने अपने प्रेमिका के लिए इधर उधर याद में अगर वो भटकता है, तो यानी कि उसको विरह को क्या बोलते हैं, याद बोलते हैं, ठीक है। तो वो याद में जब इधर उधर भटकता है, उसका प्रतीक है ये कुरंजा पक्षी, ठीक है। तो कुरंजा पक्षी यानी कि गीत भी होता है, कुरंजा गीत भी होता है, यानी कि इसी को पक्षी को माध्यम मानते हुए कि कुरंजा तू मेरी प्रेमिका को बुला के ला, यानी कि इस पक्षी को माध्यम मानते हुए वो जो प्रेमी है वो उससे बातें करता है, यानी कि गीत के माध्यम से बताया जाता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब, ठीक है। तो ये जो कुरंजा पक्षी है वो विरह का प्रतीक होता है, और ये हमें कहाँ पर दोस्तों, ये हमें सांबर झील के किनारे पर देखा जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो कुरंजा पक्षी खींचन गांव में पाया जाता है। मैं आपको बता कि यहाँ पे ध्यान देना कि जो कुरंजा पक्षी है ये खींचन गांव कहां पर है भाई, ये खींचन गांव ये है जोधपुर में, यहां पर देखा जा सकता है सर्वाधिक, ठीक है। जोधपुर में जो कुरंजा पक्षी है ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। कहां पर, खींचन गांव जोधपुर में। कौन सा पक्षी, ये कुरंजा पक्षी कहां पर पाया जाता है, सर्वाधिक खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। और अगर आपसे बात करें कि ये जो कुरंजा पक्षी कौन से अभ्यारण्य में हमें सर्वाधिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये दोस्तों हमें ताल छापर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये कहां पर है, चूरू में है। और यहाँ पर भी हमें क्या है, कुरंजा पक्षी देखने को मिल जाते हैं, और हमें सांबर झील के आसपास भी ये जो पक्षी है वो देखने को मिल जाते हैं। सर्वाधिक दो दोस्तों में मिलेंगे यहाँ पे खींचन गांव में। और अभ्यारण्य की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अभ्यारण्य की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कहां पर मिलेंगे, ताल छापर अभ्यारण्य में, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है, चूरू में है। यहाँ पर हमें क्या है, कुरंजा पक्षी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दे लो कि इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमें राजहंस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
हंस, ये राजहंस आपको पता है कि बतख होता है, जो बतख की तरह होता है। राजहंस यहाँ पे जो बतख की तरह होता है, जो भी होता हुआ राजहंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो दो पक्षी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको देख लो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो दादू दयाल जी है, संत है, इन्होंने भी सांबर झील के किनारे पर, तो यहाँ पे देख लो जो दादू दयाल जी हैं, इन्होंने क्या है, जो दादू दयाल जो संत हैं, इन्होंने भी क्या है, सांबर झील के पास में अपने ग्रंथ यहाँ पे लिखे थे। और एक जो मस्जिद है वो भी यहाँ पर सांबर झील के पास में। ठीक, तो इस मस्जिद का नाम क्या है, नालीसर मस्जिद। ठीक है, ये भी कहां पर है दोस्तों, नालीसर जो मस्जिद है ये कहां पर है, ये भी सांबर झील के पास में। और अगर मैं बात करूं कि जो नावा मंडी है, तो नावा मंडी की तो अलग बात है, जो नावा मंडी की मैं बारे में बाद में बता दूंगा कि जो नमक की जो मंडी है, यानी कि नमक की मंडी कहां पर है, तो नावा में, नागौर में। ठीक है, नमक की मंडी कहां पर है, नावा नागौर में। इसके बारे में जब अगली आप बात करें तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इतनी ही बातें दोस्तों यहाँ पर क्या थी, इतनी बातें थी यहाँ पर सांबर झील के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब जो हमारी जो अगली झील है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली झील हमारी कौन सी हो जाएगी, पंचपदरा हमारी जो है वो झील हो जाएगी। तो उसके बारे में यहाँ पे देख लो, क्लियर है। चलिए, तो इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं और फटाफट से दो झीलें हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगली जो झील है दोस्तों हमारी हो जाएगी यहाँ पे पंचपदरा झील हो जाएगी, यानी कि दूसरे जो नंबर की झील है हमारी वो हो जाएगी पंचपदरा झील। ठीक है, ये जो झील है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पंचपदरा झील है। अब इसके बारे में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमारे पास है। ठीक है, एक तो दोस्तों हमारे पास बात होती है वो कहां पर है कि ये जो झील कहां पर है, बाड़मेर में। ठीक है, ये झील जो है कहां पर हमारी हो जाएगी, बाड़मेर में हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो पंचान नामक भील ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है, इस झील का जो निर्माण है वो पंचा नामक जो भील है इसके द्वारा करवाया गया है, यानी कि आज से 400 वर्ष पूर्व। ठीक है, आज से 400 वर्ष पूर्व पंचभद्रा झील का निर्माण करवाया गया था बाड़मेर में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो झील है दोस्तों वो सबसे बड़ी यानी कि खारे पानी की झील यहाँ पे मानी जाती है। किस प्रकार से, सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे खारे पानी की झील, समझो इसको कि ये सबसे खारे पानी की झील कैसे। मैंने आपको बताया था कि सबसे जो बड़ी है वो खारे पानी की झील कौन सी है, जयपुर में हो जाएगी सांबर झील। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सांबर झील है, यहां पर समझना जो सांबर झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है। ठीक है, जो सांबर झील है ये सबसे बड़े खारे पानी की झील तो है, लेकिन दोस्तों ये क्षेत्रफल में, ठीक है, यानी कि जो ये जो झील है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं अभी। ठीक है, सांबर जो झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन क्षेत्रफल में। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे खारी झील, यानी कि खाने में जो सबसे खारा नमक है वो इस झील का है, यानी कि सबसे खारे पानी की, यानी कि सबसे जो खारे पानी की झील है, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो भाई पंचभद्रा है, सबसे खारे पानी की झील। यानी कि इस झील का जो नमक है वो सबसे खारा नमक है अपने राजस्थान में। तो खारे का मतलब आप समझिए कि जो ये नमक है वो सबसे खारा नमक है, और जो ये नमक दोस्तों है ये सर्वश्रेष्ठ नमक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है इस झील का। ठीक है, इस झील का खाने में, यानी कि खारा तो है से, इस झील का जो नमक है वो खारा तो है से, लेकिन दोस्तों इस झील का जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। और इसमें जो NaCl पाया जाता है, NaCl क्या होता है, NaCl ये क्या होता है, ये नमक होता है, और इसमें जो 98% नमक पाया जाता है। ठीक है, इस झील में क्या है दोस्तों, 98% नमक पाया जाता है, जो कि NaCl पाया जाता है। ठीक है, NaCl क्या होता है, NaCl नमक में पाया जाता है, जो नमक है उसी को ही NaCl बोलते हैं। साइंस की बात होगी तो साइंस वाले बच्चे यहाँ पे समझिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप आर्ट्स वाले हो तो आप यहाँ पे कम समझोगे इसको। तो जो NaCl यहाँ पे समझ लो कि इस झील में NaCl कितना पाया जाता है, तो 98% इसमें क्या पाया जाएगा, NaCl पाया जाएगा। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि पंचभद्रा झील में नमक की मात्रा कितनी है, तो 98% इसमें नमक की मात्रा, यानी कि खारेपन में, यानी कि खारेपन में 98% इसमें मात्रा है। ठीक है,
और सर्वश्रेष्ठ जो नमक है वो पंचभद्रा झील का हो जाएगा, यानी खाने में। तो सबसे खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी भाई? तो हमारी हो जाएगी पंचभद्रा। और सर्वश्रेष्ठ नमक है खाने में, ये मान लो कि अगर आप नमक खा रहे हो अभी, अपनी जो नमक आता है वो मान लो कि पंचभद्रा झील का ही आता है, ठीक है। क्योंकि जो पंचभद्रा जो झील है इसका जो नमक होता है दोस्तों वो खाने युक्त होता है, ठीक है, खाने युक्त इसका नमक होता है, सिंपल सी बात है। चलिए अगली बात यहाँ पे देखो, इस झील में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए तो यहाँ पे देखो, इसको होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो झील है दोस्तों, इस झील में यहाँ पर होता क्या है कि खारवाल जाति होती है, ठीक है। खारवाल जो जाति होती है इस झील में नमक तैयार करती है, ठीक है। यानी कि जो खारवाल जाति होती है ये नमक तैयार करती है, और नमक जो तैयार करती है वो नमक कौन सी पद्धति से तैयार करती है? तो दोस्तों वो जो पद्धति यहाँ पर है उसको यहाँ पे देखो मोरनी, ठीक है, मोरली पद्धति हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना कि जो हमारे पंचभद्रा झील है, पंचभद्रा झील में एक जाति होती है इसी के ही पास में, और जो ये जाति होती है खारवाल जाति, ठीक है। यानी कि जो खारवाल जाति होती है ये मोरली पद्धति से क्या करते हैं यहाँ पर, यानी कि मोरली झाड़ी से, ठीक है। ये पद्धति यहाँ पे नहीं होगी, ये दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मोरली झाड़ी होगी, ठीक है, मोरली झाड़ी से। अब भाई जो मोरली जो झाड़ी होती है, झाड़ी, ठीक है, आप सभी पता है कि झाड़ी क्या होती है, तो मोरली एक प्रकार की झाड़ी होती है। तो उस झाड़ी से दोस्तों क्या करती है, नमक तैयार करती है, और उस पद्धति को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रेस्ता पद्धति बोलते हैं, ठीक है, उस पद्धति को। हाँ भाई चलिए, तो यहाँ पे देखो वीडियो को भी लाइक वाइक करते रहा करो, बीच में अगर आपको पसंद आ रही हो यार वीडियो, तो वीडियो को भी दोस्तों यहाँ पे लाइक वाइक करते रहा करो, ठीक है। चलिए तो इससे पद्धति को दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेस्ता पद्धति बोलते हैं। पद्धति हमारी कौन सी हो जाएगी, रेस्ता पद्धति हो जाएगी, ठीक है। तो दो पद्धति मैंने आपको बताई थी, जो सांबर झील में मैंने आपको दो पद्धति बताई थी, और यहाँ पर ये कौन सी पद्धति है, रेस्ता पद्धति हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साफ, यहाँ पे लिखता हूँ कि रेस्ता पद्धति से जो खारवाल जाति होती है, खारवाल जाति पंचभद्रा झील में मोरली झाड़ी से रेस्ता पद्धति के द्वारा यहाँ पर क्या करती है, नमक तैयार करती है, ठीक है। मोरली झाड़ी से नमक तैयार करेगी, तो मोरली झाड़ी से जब यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है तो उस पद्धति को क्या कहा जाता है, उस पद्धति को रेस्ता कहा जाता है। मैं एक बार आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको याद करना है, ठीक है। चलिए और दोस्तों एक और यहाँ पे बात कर लो कि यहाँ पर क्या होता है, पंचभद्रा में कुओं के द्वारा भी क्या है, नमक तैयार किया जाता है, ठीक है। कुओं द्वारा नमक तैयार किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कुओं के द्वारा जब नमक यहाँ पे तैयार किया जाता है तो इसको कोशिया कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिया कहा जाता है, ये काफी डीपली है, और एक बार मैं आपको इसको समझता हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, ठीक है। चलिए एक बार समझ लो, एक बार इसको समझ लो, ताकि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जो पंचभद्रा झील है ये कहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले जो पंचभद्रा जो झील है ये बाड़मेर में, ठीक है, कहाँ पर है, बाड़मेर में। और ऐसा कहा जाता है कि जो यानी कि जो पंचा नामक जो भील है, इस भील ने इस झील का निर्माण करवाया था, यानी कि आज से 400 वर्ष पूर्व इस झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये सबसे खारी झील है, यानी कि जो सबसे खारे पानी की झील ये मानी जाती है, और सर्वश्रेष्ठ नमक इसका होता है, क्योंकि इस नमक में NaCl की जो मात्रा होती है, NaCl की मात्रा कितनी होती है, 98% होती है, ठीक है। 98% इसकी जो मात्रा होती है, और कुएं द्वारा नमक तैयार किया जाता है। इस झील के पास में क्या है, यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं। इस झील के पास में क्या है, कुएं बनाए जाते हैं, और उन कुओं द्वारा नमक तैयार किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, कोशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिया कहा जाता है। अब इंपोर्टेंट जो बात है वो यही है कि इंपोर्टेंट बात क्या है कि खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। तो कौन सी झील में किया जाएगा, तो पंचभद्रा झील में खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से क्या किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। और इस पद्धति को क्या बोलते हैं, जो नमक तैयार किया जाता है, इस पद्धति को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों रेस्ता पद्धति, ठीक है। ये याद कर लेना कि रेस्ता पद्धति इसको कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली जो पंचभद्रा झील है, यही बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा अगर इस झील से, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, वरना तो नॉर्मल सी बात है कि कहाँ पर है, तो बाड़मेर में है। और निर्माण किसने करवाया था, तो भाई पंचाबील ने करवाया था। राजस्थान की जो खारे पानी की झील है
तो जो सबसे खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, पंचपत्रा हो जाएगी। और कहाँ पर है, तो बाड़मेर में हो जाएगी। और ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बेस्ट वाले, पुलिस वाले, पटवारी वाले, तो भाई ये याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे दोस्तों क्या होगी, पंचपत्रा झील हमारी यहाँ पे हो जाती है। अगली दोस्तों हम बात करते हैं, अगली जो हमारी झील है वो डीडवाना है। और ये कहाँ पर है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए इसको देखो, यहाँ पे ये सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और 2 झीलें हैं दोस्तों हमारी यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। और हम जो है अगली झील के बारे में पढ़ेंगे। और भाई वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आ रही हो, वीडियो जो अगर आपको यहाँ पे पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को भी लाइक वाइक करते रहा करो, ताकि आप, होता क्या है देखो, लाइक करने से होता क्या है, 1 मिनट का समय लूंगा, फटाफट से बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है, लाइक करने से दोस्तों आपको ये वाली जो वीडियो है ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपके जो अपना मोबाइल होता है, यूट्यूब होता है, उसमें ही एक ऑप्शन आता है, आप जब कोने कोने में देखोगे लाइक का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जब आप जाओगे लाइक पे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। बस इतना सा ही यहाँ पे होता है कि लाइक करने से दोस्तों आपको वीडियो डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, और आप यहाँ पे लाइक पे जाके देख लो तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लाइक का ऑप्शन होता है एक, आप कभी चेक करना अपना यूट्यूब, लाइक का ऑप्शन होता है। तो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दोगे तो आपको हमारी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको हमारे चैनल पे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी वीडियो है वो आपके स्टोर में वहाँ पे लाइक हो जाएगी, यानी कि वो सेव हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो लाइक का बस मतलब यही होता है कि आपको हमारी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आपको डाउनलोड भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक वहां पर ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक कर दो वीडियो को, और आपने जो लाइक का ऑप्शन है वहां पे जाके देखना, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। बस ये होता है और कुछ भी नहीं होता लाइक का मतलब, ठीक है। चलिए, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े बार बार, ये होता है। और ना तो हमें कोई फायदा होता है लाइक करने से, तो यार वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको बाद में ढूंढनी नहीं पड़ेगी वीडियो, ठीक है। चलिए, अगली जो झील है उसके बारे में बात करते हैं, कौन सी हो जाएगी, डीडवाना, ठीक है। डीडवाना जो झील है ये हमारी कहां पर है, नागौर में। कहां पर हो जाएगी दोस्तों, नागौर में। और मैं आपको बता दूं कि जो सर्वाधिक जो खारे पानी की जो झीलें हैं, झीलें, तो ये दोस्तों कहां पर है, ये नागौर में, ठीक है। सर्वाधिक अगर खारे पानी की झीलों की हम बात करते हैं तो कहां पर है, सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। अगर आपसे बात करते हैं कि सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस दिशा में दोस्तों, तो पश्चिम दिशा में हमारी हो जाएगी, ठीक है। पश्चिम दिशा में सर्वाधिक क्या है, खारे पानी की झीलें बनी हुई है। जितने भी खारे पानी की झीलें आएगी वो इसी दिशा में आएगी, ठीक है। यानी कि जितने भी खारे पानी की हम झीलें पढ़ेंगे तो दोस्तों हम कहां पर पढ़ेंगे, पश्चिमी साइड में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा में पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि खारे पानी की जो झीलें हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा किस तरफ है, तो भाई पश्चिम की तरफ है। और अगर आपसे जिला पूछे कि कौन से जिले में खारे पानी की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक है दोस्तों, तो नागौर जिला हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कि खारे पानी की जो सर्वाधिक झीलें जो है, सर्वाधिक झीलें वो कहां पर है, नागौर में, ठीक है। तो डीडवाना के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि जो डीडवाना है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डीडवाना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस झील के बारे में, ठीक है। तो देखो, इस झील का एक उपनाम भी है, और इसका उपनाम क्या है, खालदा झील, ठीक है। इस झील का एक उपनाम भी है, और उपनाम उसका आपको याद करना है कि उपनाम क्या हो जाएगा, खालदा झील हो जाएगा, ठीक है। इसी झील के पास में दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इसी झील के पास में क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर का जो माता जी का मंदिर बना, उसका नाम क्या है, पाडा माता, ठीक है। अगर कोई नागौर का हो तो मुझे तो इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, सिर्फ मैंने अभी गाइड में पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इसकी माता जी के बारे में, मैंने पढ़ा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई नागौर का हो तो उसको पता होगा ये माता जी के बारे में, जो कोई डीडवाना झील के आसपास रहता होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। चलिए, इसका हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस झील में जो नमक पाया जाता है उस नमक में मात्रा क्या होती है, ठीक है। तो इस नमक में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस झील में दोस्तों जो नमक पाया जाता है, इस झील में जो नमक पाया जाएगा उस झील में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। जो मात्रा है वो क्या है दोस्तों, सर्वाधिक होती है। इसी कारण दोस्तों इस नमक को खाया नहीं जाता है, ठीक है, खाया नहीं जा सकता है, ठीक है। समझिए बात को,
मैंने आपको बताया था कि साइंस वाले इस बात को समझ सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये इस नमक में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस कारण दोस्तों हम क्या है, सोडियम क्लोराइड को हम खा नहीं सकते, तो इस नमक को भी हम खा नहीं सकते। अब भाई जब हम इस नमक को खा ही नहीं सकते तो मतलब क्या आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या आ रहा है, फिर नमक क्यों बनाया जा रहा है जब हम इसको खा ही नहीं सकते इस झील के नमक को, तो नमक क्यों बनाया जा रहा है फिर यहाँ पर। तो दोस्तों इसका मेन रीजन ये है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कागज बनाए जाते हैं। आपने कभी यहाँ पे सुना नहीं होगा, लेकिन नमक से क्या होता है, कागज बनाए जाते हैं। इस सोडियम क्लोराइड से दोस्तों क्या है, कागज बनाए जाते हैं। जो आप पढ़ते हो ना कभी कभी से कि आप अखबार पढ़ते हो, तो अखबार में जो होता है वो इसी का यहाँ पे मिश्रण होता है, ठीक है। जो अखबार है, जो यानी कि अखबार जो बनता है वो इसी नमक के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, लकड़ी से भी कागज बनता है, नमक से भी जो है, यानी कि इनकी कुछ मात्रा यहाँ पे बनाई जाती है ताकि जिससे क्या है, जो कागज होता है ना वो मजबूत होता है, तो इनकी मात्रा यहाँ पे कागज में मिलाई जाती है, ठीक है। तो उद्योग अगर हम यहाँ पे बात करें तो कागज में इसका प्रयोग किया जाता है इस नमक का, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का जो यहाँ पे क्या है, हम इसको खा नहीं सकते, तो इसका प्रयोग जो है हम कागज बनाने में इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे, चलिए तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए देखो दोस्तों, जो हमारी झील है, ठीक है, इस झील के पास में क्या है, यानी कि संस्था बनी हुई है जो कि कागज का काम करती है, ठीक है। इस झील के पास में यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री बनी हुई है, ठीक है। इस झील को यहाँ पर, इस झील के पास में क्या है, फैक्ट्रियां बनी हुई है, यानी कि संस्थाएं बनी हुई है, यानी कि फैक्ट्री समझ लो, यहाँ पे संस्था समझ लो, जो कि क्या काम करती है, यहाँ से नमक उत्पादन का काम करती है, किसके लिए, कागज के लिए। तो इन संस्थाओं को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इन संस्थाओं को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, देवल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, देवल कहा जाता है। जो इस झील के पास में, यानी कि डीडवाना झील के पास में जो संस्थाएं काम करती है, जो संस्थाएं काम करती है उनको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको देवल कहा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो डीडवाना के पास में जो संस्थाएं काम करती है इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इनको देवल कहा जाता है, ठीक है, देवल कहा जाता है। और यहाँ पर जो इस झील में दोस्तों यहाँ पे नमक जो उत्पादन किया जाता है, इस झील में नमक उत्पादन किया जाता है इन संस्थाओं के द्वारा, तो उस पद्धति को क्या कहा जाता है, तो उस पद्धति को हम क्या बोलेंगे, ब्राइन पद्धति बोलते हैं, ठीक है, ब्राइन पद्धति कहा जाता है, ठीक है। कौन सी पद्धति हम यहाँ पे बोलते हैं, ब्राइन पद्धति इसको कहा जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा डीडवाना झील में नमक उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों उसको ब्राइन पद्धति कहा जाता है, ठीक है। और इन संस्थाओं को हम क्या बोलेंगे, इन संस्थाओं को दोस्तों क्या बोलेंगे, देवल बोलेंगे। और यही दोस्तों हमारे क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया कि इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है, इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है। तो डीडवाना जो झील है ये कहाँ पर हमारी हो जाएगी, नागौर में हो जाएगी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो उपनाम है वो खालदा है, और इसके पास में जो पाडा माता का मंदिर भी है। सोडियम क्लोराइड इस झील में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है। इसी कारण इस झील का जो नमक, यानी कि जो नमक का जो उपयोग किया जाता है वो कागज बनाने में किया जाता है, ठीक है, कागज हो गया, अखबार हो गया, इनमें बनाने में यहाँ पे किया जाता है। और ये जो संस्थाएं होती है, ये संस्थाएं जो काम करते हैं, यानी कि जो उद्योग यहाँ पे काम करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, देवल कहा जाता है। और यही हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इस झील से जो नमक उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे 3 झीलों के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ है, हमने 3 झीलों के बारे में यहाँ पे आज क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखी है। तो हमारी जो पहली झील थी वो थी सांबर झील, क्योंकि खारे पानी की झीलों के बारे में बात कर रहे थे, तो सांबर झील के बारे में हमने यहाँ पे बात की। उसके बाद दोस्तों हमने डीडवाना झील हमने यहाँ पे पढ़ लिया, पंचपदरा झील हमने यहाँ पे पढ़ ली। तो 3 झीलों के बारे में बात की है। और जो झीलें हैं उनके बारे में दोस्तों बस हमें इतना याद रखना है कि कौन सी झील कौन से जिले में, ठीक है, कौन सी झील कौन से जिले में है, सिर्फ हमें ये बात रखनी है। और तो एक एक 2 लाइनें हैं तो मैं आपको लिखाता जाऊंगा और उसको बस आपको याद करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, झीलों के बारे में जो हमारा टॉपिक था। तो अगर आपको ये वाली वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड तक भी, जहाँ पर भी आप वीडियो को शेयर कर सको वहाँ तक दोस्तों वीडियो को शेयर करना, और आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपने बहुत यहाँ पे प्यार दिया, बहुत से बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन में इससे भी बढ़िया आपको तैयारी कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। हमारी टीम है वो यूट्यूब पे नहीं आ रही है, ठीक है, हम ऐसा भी नहीं करते कि पूरी टीम को यहाँ पे उतार दें। हमारी जो कोचिंग की जो टीम है वो आपको एप्लीकेशन में, जो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है वहाँ पर
तैयारी करा रही बच्चों के द्वारा, ठीक है। यानी कि इंग्लिश की अलग क्लास चल रही है, जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हो उसकी भी अलग क्लास हमारी चल रही है एप्लीकेशन पे। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश वाली जो मैम यहाँ पे पढ़ा रही है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन पर भी इंग्लिश की जो है वो क्लास अलग चल रही है। हाँ, मैम की क्लास तो आपको मिलेगी सी, लेकिन अलग टीचर की भी आपको क्लास मिलेगी। अगर आपको मैम का समझ में नहीं आया तो आप उस टीचर से पढ़ो, अगर आपको उस टीचर का समझ में आया तो मैम से पढ़ो। यानी कि आपके पास बहुत चांस है ना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, और जिन बच्चों ने यहाँ पे कोर्स ले रखा है तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत आपने बहुत ही यहाँ पे अच्छा काम कर लिया। और आज बता दूँ कि आज के लिए बस लास्ट ऑफर है हमारा 20 का कोर्स जो 99 रुपये का है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक भी यहाँ पे कोर्स नहीं लिया है दोस्तों, तो फटाफट जाओ यार कोर्स ले लो, क्योंकि 99 रुपये में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और टेट सीरीज आपको मिलेगी। टेट सीरीज जो है वो आपका आकलन करेगी कि आप कितना यहाँ पे गिराए हुए हो, ठीक है। और बाई रैंक आपकी बताई जाएगी। हमारे अप्रैल में बहुत कुछ फीचर्स है वो अभी आपको मिलने लग जाएंगे धीरे धीरे, आपने यहाँ पे कोर्स खरीदा, ठीक है। अगर कोई जानकारी तो आप हमारे जो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट का जो समय है वो सुबह 10 बजे से आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं जो रात की 1-1 बजे पे फ़ोन करते हैं, तो यार थोड़ा समझो यार, हम भी काम करते हैं, तो रात की 1-1 बजे फ़ोन करना थोड़ा आप भी समझा करो कि टीचर को रात की 1-1 बजे फ़ोन नहीं किया जाता, ठीक है। दिन में आप कॉल कर दिया करो, ठीक है। 10 से और शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप सभी बताएं कि यहाँ पे लाइव क्लास चलती है तो हम भी बिजी हो जाते हैं, फ़ोन आपका अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। अब कोई जैसे आपको पता है कि बच्चे यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि सर की क्लास लग रही है तो फ़ोन कहाँ से अटेंड करेंगे। तो यार इससे चीज़ को थोड़ा समझा करो, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक वाइक करते रहो। चलिए सभी दोस्तों को यहाँ पे, चलिए भाई, तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर दो, ठीक है। और जिसको ग्रुप में जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, उसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मतलब बना हुआ है ग्रुप भी, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ग्रुप में भी जुड़ना है तो यार आप मैसेज कर सकते हो, आपको नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और सुझाव जो है हमें देते रहिए कि सर हम ये पढ़ाओ, ये टॉपिक पहले पूरा कराओ, ऐसे जो सुझाव है आप देते रहा करो, ठीक है। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको इग्नोर करते हैं। आपकी हर एक कमेंट पढ़ी जाती है, हर एक कमेंट का यहाँ पे जवाब दिया जाता है जो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हम आगे करते रहेंगे अगली क्लास में। बाय बाय इस वीडियो में, ठीक है। चलिए।